हेलो एवरीवन, मिशन पेडागोजी KVS एग्ज़ाम 2023 सीरीज़ का ये पेडागोजी का अगला वीडियो, जिसका टॉपिक रहने वाला है प्रारंभिक शिक्षा। और ये वीडियो पहला वीडियो ऐसा है जो हिंदी मीडियम में है, जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी उपयोगी रहेगा। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गुड़िया और नाटकीय क्षेत्र में बच्चों को सुविधा प्रदान करते हैं। तो गुड़िया डॉल जो होता है और ड्रामा इस एरिया में क्या सुविधा प्रदान करते हैं कि उनकी याददाश्त को मजबूत बनाते हैं। इसका आंसर ये सही है। इसमें मैंने आंसर भी पुट कर रखे हैं जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को भी और पढ़ने में भी। तो गुड़िया और नाटकीय क्षेत्र जो है बच्चों को क्या सुविधा प्रदान करते हैं, उनकी जो याददाश्त को मजबूत बनाते हैं। और बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तो ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि नाटकीय जो नाटकीकरण होता है, जो ड्रामाज होते हैं, उससे उनकी मांसपेशियाँ मजबूत नहीं होते हैं। उनके खिलौनों को मजबूत बनाना ये उद्देश्य नहीं होता है। उनके पढ़ने के कौशल को मजबूत करना ये होता है, लेकिन इससे ज़्यादा सही है कि उनकी याददाश्त को ज़्यादा मजबूत करना। क्योंकि याददाश्त मजबूत होगी तो पढ़ने के कौशल अपने आप वो पढ़ाई में आगे जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच संतुलन के माध्यम से बच्चों की मदद नहीं करेगा। मीन्स गतिविधियाँ हम कराते हैं उसमें ये बच्चों की हेल्प क्या नहीं करेगा। सहयोग ये तो हेल्प करता है हमारी गतिविधियाँ। सौहार्दपूर्वक कार्य करना, अपनी बारी का इंतज़ार, ये सारी हेल्प करती हैं क्या, गतिविधियाँ, व्यवहार समूह और व्यक्तिगत गतिविधियाँ। लेकिन क्या नहीं मदद करता, वो आपस में लड़ना, ये जो बच्चों की मदद नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंगनबाड़ी में पढ़ने के क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। पढ़ाई को भाषा या साक्षरता क्षेत्र, लैंग्वेज और लिटरेसी एरिया, सर्कल समय क्षेत्र, म्यूजिक एरिया या जोड़ तोड़ क्षेत्र। तो इस एरिया को आंगनबाड़ी में जो रहता है, किंडरगार्टन जिसको कहते हैं, उसका दूसरा क्या नाम है, जोड़ तोड़ क्षेत्र। क्योंकि एकदम टाइनी टॉट्स जैसे कह सकते हैं, कच्चे बर्तन की तरह आते हैं और उन्हीं में जोड़ तोड़ करके उन्हें एक शेप दिया जाता है ताकि वो एक स्कूल के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। इसलिए उन्हें जोड़ तोड़ क्षेत्र कहा जाता है आंगनबाड़ी में पढ़ने के क्षेत्र को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों को मुक्त और निर्देशित आउटडोर खेल गतिविधियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम कितना समय दिया जाना चाहिए। इसका आउटडोर जो एक्टिविटीज़ रहती हैं जैसे ग्राउंड की और जो भी अन्य एक्टिविटी हैं, तो लगभग 30 मिनट जो है समय दिया जाना चाहिए बच्चों को डेली, प्रतिदिन। आगे देखते हैं। 3 विकास के लक्ष्यों को शामिल करते हुए आंगनबाड़ी बच्चों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है जनरली। तो ऑप्शन ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रित गतिविधियों को प्राथमिक दी जाए, ये तो प्रचार करते हैं। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नियोजित लेकिन आवश्यकता आधारित विविधताओं के लिए लचीला होना, जो कि अभी किया जाता है। पूछा जाता है कि किस पर विचार नहीं किया जाता। साप्ताहिक कार्यक्रमों के लिए समय का निर्धारण, ये अभी किया जाता है। तो क्या नहीं किया जाता, बच्चों के खेल और सीखने के निरंतर अवलोकन मूल्यांकन का मार्गदर्शन करना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि जो निरंतर सीख रहे हैं तो निरंतर उसकी रेगुलरिटी मूल्यांकन नहीं होता है, कि उनका मूल्यांकन भी कंटिन्यू करते जाना चाहिए जब वो बच्चे सीखते हैं, खेलते हैं, और मार्गदर्शन देना चाहिए हमें कि आगे उनको प्रेरित करना चाहिए। ये प्री प्राइमरी बच्चों के लिए ये वाला वीडियो है। आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्त्री हैं, और प्री स्कूल शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के लिए बाहरी स्थान होना चाहिए उत्प्रेरक, साहसी, चुनौतीपूर्ण, दुष्कर। तो उत्प्रेरक का मतलब मोटिवेटिव होना चाहिए। जो बाहरी स्थान है, जो बच्चों को हम और एक्टिविटी कराते हैं, अदर एक्टिविटी, वो उत्प्रेरक होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कला के क्षेत्र में जो आर्ट एजुकेशन है, गतिविधियां जो रहती हैं अंगुलियों और हाथों की सूक्ष्म मांसपेशियों का व्यायाम करने में मदद करती हैं। जो भी कला की गतिविधियां हो गई, चाहे क्ले मॉडलिंग हो जाती है, मिट्टी के दिए बनाना, बर्तन बनाना, कोई आकार बनाना, कोई चित्र करना, पेंटिंग करना, बहुत सारी आर्ट की जो एक्टिविटी रहती हैं वो बच्चों को किस में मदद करती हैं, लेखन कौशल में भी मदद करती हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी सूक्ष्म मांसपेशियाँ हैं, वो व्यायाम उससे होता है और वो उनसे लिखावट में हेल्प करता है। क्योंकि पहली बार बच्चे
कलम को, पेंसिल को पकड़ रहे होते हैं प्री प्राइमरी में, तो ज़रूरी ये होता है कि उनकी मांसपेशियों का भी व्यायाम हो। और ऑप्शन क्या है, बोलने की कुशलता है, तो आर्ट एजुकेशन से ज़्यादातर होता है लेखन का, संगीत और गणना ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन समग्र विकास का क्षेत्र नहीं है? समग्र विकास आप समझ गए होंगे, शारीरिक, सामाजिक, रचनात्मक, और लगभग 5 तरह के विकास हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगली सीरीज इसी में। उदासीन जो है शारीरिक मोटर, भाषा का विकास, सामाजिक, भावनात्मक, तो उदासीन जो है ये कोई विकास का क्षेत्र नहीं होता है। अगला, कौन सा आंगनबाड़ी प्री स्कूल में रुचि का क्षेत्र नहीं है? तो घेरा समय क्षेत्र जो होम टाइम जोन रहता है, ब्लॉक बिल्डिंग एरिया, गुड़िया नाटकी, ब्लॉक जो बनाना और अदर एक्टिविटी आ जाती हैं घेरा समय क्षेत्र में, गुड़िया नाटकी क्षेत्र आ जाता है। लेकिन रूफ टॉप एरिया जो है ये इधर का वर्ड नहीं है, ये सीनियर क्लासेस का है, ये बच्चों की रुचि का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, रूफ टॉप एरिया रहता है एक रूम के अंदर जब पढ़ाई कराई जाती है, एक बाउंडेड होकर के, उसे रूफ टॉप एरिया कहते हैं। एक रूफ जो रहती है, छत जैसे कह सकते हैं, उसके अंदर, क्योंकि बच्चों को खुले में ज़्यादा रहना पसंद होता है, छोटे खास करके बच्चों को। आगे, 3 विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के लिए योजना बनाते समय आप किन 3 मुख्य सिद्धांतों और तरीकों पर विचार कर सकते हैं? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि व्यापक रूप से सीखना, संदर्भ और उसकी प्रोसेस। तो बच्चों के लिए योजना बना रहे हैं विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, तो कौन से 3 सिद्धांत होंगे? तो व्यापक रूप से सीखना, क्योंकि लर्निंग जो है पूरी प्रोसेस का मुख्य बिंदु होता है, लर्निंग सीखना, और उसका टॉपिक और उसके लिए प्रोसेस। तो ये 3 तरीके होते हैं। सीखने के अनुभवों की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दिशा निर्देश नहीं है? तो इसका जो आंसर है, विषय परियोजनाएं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को किसी भी विचार के बावजूद दिलचस्प लगती हैं। तो ये एक दिशा निर्देश नहीं है कि योजना आप बना रहे हैं तो दिलचस्प लगे तभी बनाएं, है ना, क्योंकि उसमें आपको ये हमेशा याद रखना होता है कि कितना लर्निंग आउटकम निकल रहा है योजना बनाते समय, सीखने की योजना बनाते समय। आगे क्या, पूरे कार्यक्रम में कनेक्शन होना चाहिए, अनुभवों को विकासात्मक उम्र के अनुकूल होना चाहिए, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये जो है, ये जो लास्ट वाला है, ये दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं इसके करने के लिए। मुक्त छोटे समूह के खेल के लिए गतिविधि रुचि वाले क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सुझाव नहीं दिया जाता है? तो छोटे छोटे समूह होते हैं बच्चों के खेलने के लिए, उसमें से क्या सुझाव नहीं दिया जाता है? भाषा साक्षरता, जोड़ तोड़, गुड़िया नाटकीकरण, तो मोबाइल फ़ोन ये लेने के लिए ज़्यादा सलाह नहीं दी जाती कि छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें, उसके द्वारा हम उसे इंगेज रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गतिविधि तैयार करने से पहले किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? तो बच्चे की ध्यान अवधि। तो गतिविधि जब हम तैयार करते हैं कोई एक्टिविटी, तो उसका हमें टाइम ज़रूर याद रखना पड़ता है कि कितना टाइम तक के लिए हम एक्टिविटी करा रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का कंसंट्रेशन का पावर अलग होता है। प्री प्राइमरी जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अलग होता है, प्राइमरी का अलग होता है, जो हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं उनका कंसंट्रेशन का पावर अलग होता है। तो बच्चे की ध्यान अवधि हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, क्योंकि यदि एक्टिविटी ज़्यादा टाइम तक चलती हैं तो बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बोर फील होने लगते हैं। तो बच्चे का जेंडर, आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति, इससे ज़्यादा देखें कि बच्चे की ध्यान अवधि को हम सेंटर रखें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारा मोटिवेशन हाई करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।